अच्छा जी, सो आज का हमारा जो टॉपिक है एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट। एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि भाई एरर्स किस बंदे से किस पॉइंट पे हो सकते हैं। तो हमने जो हमारी बिल्कुल शुरू की बेसिक अकाउंटिंग वाली क्लासेस थी, उसके अंदर हमने जब अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पढ़ा था, तो हमने बोला था कि भाई एज सून एज अ ट्रांजेक्शन हैपेंस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज डबल एंट्री बनती है, उसके बाद टी अकाउंट बनता है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। और ये सारा का सारा काम बुक कीपर करता है। क्या बुक कीपर इन सारे कामों के करते वक्त कोई मिस्टेक कर सकता है, कोई गलती कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। वो हो सकता है गलत डबल एंट्री बना दे ट्रांजैक्शन की। हो सकता है अगर उसने डबल एंट्री गलत सही बना दी तो वो टी अकाउंट्स पे लेते जाते हुए कोई मसला कर दे। और अगर लेट्स से उसने टी अकाउंट भी सही बना दिया तो हो सकता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर अमाउंट लिखते लिखते कोई गड़बड़ कर दे, जिसकी वजह से आपका कोई ना कोई एरर हो जाए और आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस ना करे। लेकिन कभी कभार आपका जो बुक कीपर है वो इस किस्म का भी एरर कर सकता है कि एरर तो हो जाए, लेकिन एरर होने के बाद स्टिल आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाए। अब ऐसा कैसा एरर होगा ये जरा समझिएगा। सबसे पहले तो हमें ट्रायल बैलेंस का एक मैं रिकॉल करा देता हूँ। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता था? आपके पास आप जो लेजर्स बना के आते थे, लेजर्स के जो भी क्लोजिंग बैलेंस होते थे आप उसको उठा के अपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेते थे। तो लेट से सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता था, आप सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर लोगे। परचेजेस का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे आता था, आप डेबिट पे रिकॉर्ड कर लोगे। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे आता था, आपने क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर लिया। नॉन करंट एसेट, क्योंकि एसेट है, बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। सेम गोज फॉर कैश। और जब आप इन तमाम चीजों को ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देते थे, तो आप ये एक्सपेक्ट करते थे कि यार इनका टोटल मीट करना चाहिए। अगर इनका टोटल मीट नहीं कर रहा, यानी कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस का बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है और उस मिस्टेक को अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट in accounting, every activity that took place within the business or related to the business is recorded in the books of accounts. But sometimes accountants mistakenly omit or forget to record some entries, and sometimes they record all the entries but mistakenly recorded on the in the wrong account, or record the wrong amount, or interchange the debit side with the credit sides. All of these mistakes are errors। कि अगर आपने अमाउंट लिखी नहीं, यानी कि आपने ट्रांजेक्शन हुई उसकी डबल एंट्री नहीं बनाई, या आपने डबल एंट्री बना दी लेकिन गलत अकाउंट के अंदर उस डबल एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया, या आपने अकाउंट से लिखा अमाउंट गलत लिख दी, या आपने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी के सारे एरर्स के अंदर काउंट होंगी। देन वंस यू हैव, जैसे हमने बात की कि वंस आपकी डबल एंट्री बन गई, टी अकाउंट बन गए, ये दो स्टेप्स जब आपके कंप्लीट हो गए, तो यू विल मेक अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर्स टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर्स, कि क्या मेरे लेजर्स सही बने या नहीं बने। अगर सही बने होंगे ट्रायल बैलेंस बैलेंस कर जाएगा, अगर सही नहीं बने होंगे ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं करेगा। इफ इट डज नॉट बैलेंस देन इट सजेस्ट दैट इट हैज एरर्स दैट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। इफ बैलेंसेस इट माइट बी करेक्ट, यानी कि अगर बैलेंस सही भी आ गया, एक तो ये केस है ना कि भाई ट्रायल बैलेंस बैलेंस ही नहीं हुआ, तो अब तो आपको श्योर शॉट पता है कि कोई ना कोई एरर हुआ है। लेकिन एक केस ये भी है कि हो सकता है आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो गया हो, लेकिन स्टिल कोई ना कोई एरर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टिल लाई कर रहा हो। सो इवन इफ इट बैलेंसेस, इट माइट बी करेक्ट और इट माइट हैव बैलेंस बाय द रॉन्ग अमाउंट। यानी कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो गया लेकिन क्या पता गलत अमाउंट से बैलेंस हो गया हो। इफ it has balance by the wrong amount, it has errors not affecting the trial balance। तो अब जरा देखिएगा, ट्रायल बैलेंस हो सकता है कि बैलेंस ही ना हो। तो अगर तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस ही नहीं हुआ तो ये वाला जो एरर है ना, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस ही बैलेंस नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं एरर इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। और अगर एरर इस तरीके का था कि उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो चुका है बट इट हैज बीन बैलेंस्ड बाय द रॉन्ग अमाउंट, तो उसको हम कहते हैं नॉन इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस या एरर नॉन इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो ब्रॉडली अगर बात करी जाए तो एरर्स दो किस्म के होते हैं। पहला एक ऐसा एरर है जो कि आपका ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस हो जाएगा लेकिन गलत अमाउंट से बैलेंस होगा, जिसको हम कहते हैं एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। और दूसरा एरर ऐसा है जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को बैलेंस ही नहीं होने देगा, विच इज नोन एज एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज है। इन ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर फिर फर्दर टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। So whether errors affect or does not affect trial balance, they need to be identified and corrected
Failure to do so will result in the financial statements being incorrect and will not reflect a true and fair view of the business performance. भाई चाहे आपका एरर ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट कर रहा है या इम्पैक्ट नहीं कर रहा, अगर आप उस एरर को टाइमली आइडेंटिफाई करके करेक्ट नहीं करते हो और उसी को कैरी फॉरवर्ड करके एरर की मौजूदगी के बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हो, यानी अपनी इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बना लेते हो, तो इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी क्योंकि गलत ट्रायल बैलेंस से बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है उनकी रिलायबिलिटी और उनकी एक्यूरेसी भी इंपैक्ट होगी। और अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी उतनी एक्यूरेट नहीं है, यानी कि जितनी की एक्यूरेट होनी चाहिए, तो इट विल हैम्पर द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी कि फिर जो स्टेक होल्डर है जिसके लिए आपने सारी ये मेहनत करके इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बनाई है, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो अब जो पहली कैटेगरी हमने पढ़ी कि एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये वो एरर है जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं होगा। अब अगर किसी के सवाल दिमाग में सवाल आ रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है सर कि एरर हो गया एंड स्टिल ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस रिकॉर्ड ऑल द बैलेंसेस फ्रॉम द लेजर्स अकाउंट। लेजर का डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे, लेजर का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे। तो आपका ट्रायल बैलेंस मीट होने का सिर्फ एक क्राइटेरिया है। वो क्या क्राइटेरिया है कि आपने जो डबल एंट्रीज बनाई थी, अगर तो वो डबल एंट्रीज डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट सेम है, भले अकाउंट गलत हो, भले कोई भी मसला और हो, लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन की डेबिट एंट्री की अमाउंट और क्रेडिट एंट्री की अमाउंट मैच हो रही है, यानी कि डेबिट में अगर आपने 700 रिकॉर्ड किया है, चाहे किसी भी अकाउंट में किया हो, और आपने किसी भी अकाउंट के अंदर क्रेडिट में 700 ऐड कर दिया, यानी कि डेबिट क्रेडिट अगर सेम अमाउंट से रिकॉर्ड हो गए हैं, तो आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस करेगा ही करेगा। तो देखें यहाँ पे अच्छा अगर एक हमजा डबल भाई, एंट्री। इसमें ये भी वही एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे अगर कोई सेल होती है तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया और सेल अकाउंट क्रेडिट, तो अमाउंट हम्म सेम होगी, इसलिए ट्रायल बैलेंस बैलेंस कर जाएगा। बैलेंस करेगा। अब भले लेट से तुमने बैंक के अकाउंट की जगह कैश के अकाउंट को भी डेबिट कर दिया हो, तब भी ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस करेगा, क्योंकि तुमने डेबिट पे और क्रेडिट पे सेम अमाउंट को बढ़ाया है। या लेट से तुमने कैश की जगह भी, लेट से छोड़ो कुछ एकदम आउट ऑफ द वे जाके, लेट से ट्रेड पेबल को भी डेबिट कर दिया हो, लेकिन अगर तुम्हारी डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट सेम रही है, उसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो स्टिल तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस करेगा। अच्छा सर, फिर ट्रायल बैलेंस बैलेंस कब नहीं करेगा? जब तुम्हारी डेबिट और क्रेडिट की जो एंट्री बनी है उसकी अमाउंट के अंदर डिफरेंस आ जाए, तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं करेगा। सो इफ द डेबिट एंट्री does not match with the credit entry, then the trial balance is not going to be balanced। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल गिवन है कि आपने एक्चुअल में सेल्स करी लेट से $800 की, अब डबल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? लेट से क्रेडिट के ऊपर आपने एक आयशा नाम की आपकी ट्रेड रिसीवेबल है, उसको आपने क्रेडिट के ऊपर $800 की सेल्स करी, तो आपकी डबल एंट्री बननी चाहिए थी सेल्स $800 क्रेडिट, आयशा ट्रेड रिसीवेबल $800 डेबिट। आपने लेट से गलती से आयशा के अकाउंट को $1000 से डेबिट कर दिया, तो अब आपकी डेबिट एंट्री की अमाउंट और क्रेडिट एंट्री की अमाउंट में क्योंकि डिफरेंस आ गया है, तो आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई और ऐसा एरर हुआ होता, लेट से यहाँ पे अमाउंट 800 ही होती डेबिट साइड पे, और आयशा की टी अकाउंट, आयशा के अकाउंट की जगह आप बैंक लिख देते, या आप कैश लिख देते, या आप सर कोई भी अकाउंट सर लिख देते। हम्म सर हम रेस करके नहीं लिख सकते, हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना हो। मैं भी सस्पेंस अकाउंट पे आया हूँ, तो तुम कहाँ पे अपनी बात है सस्पेंस मतलब अकाउंट मैंने बोला। हम 1000 इरेज करके 800 नहीं कर सकते जब रिकग्नाइज करके। नहीं नहीं नहीं, वंस द डबल एंट्री हैज बीन मेड, आप जो है उसको ये नहीं कह सकते कि सर मैं जाऊंगा और इरेजर से जो है उसको मिटा दूंगा, या वाइटो से उसको मिटा के उसकी जगह 800 कर दूंगा। भाई सिस्टम के अंदर वो अमाउंट अब एंटर हो चुकी है। वंस द डबल एंट्री हैज बीन एंटर्ड, अब उसको करेक्ट करने के लिए एक और डबल एंट्री ही बनेगी। आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि जाके वहां से आपने उसको बैक स्पेस किया और अमाउंट को 1000 की जगह जाके आपने 800 कर दिया। तो अगर तो हम्म। एंट्री बन चुकी है, तो अब आप एरर रेक्टिफाई करने के लिए भी दोबारा से एंट्री ही बनाओगे। अच्छा तो भाई सर, सबसे सस्पेंस अकाउंट्स और ये ट्रायल बैलेंस के अलावा भी कोई चेक्स होते हैं टी टी अकाउंट्स चेक करने के लिए? टी अकाउंट चेक करने से क्या मुराद है? ट्रायल बैलेंस सबसे मेजर चेक होता है आपका। एरर्स सस्पेंस चेक करने। अकाउंट तो बात की बात है, सस्पेंस अकाउंट तो बात की बात है बहुत। सबसे पहला चेक आपका ट्रायल बैलेंस होता है कि भाई ट्रायल बैलेंस मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसके अलावा फिर चेक्स और भी बहुत सारे होते हैं कि आपके, स्पेशली जब आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस को जब एनालाइज करते हो, तो आप देखते हो कि लेट से कोई एक एंट्री है जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई हुई, तो आप रिकॉर्ड ही नहीं हुई, वो कैसे पता चलेगा आपको? जब आप लेट से देख रहे थे कि कोई सेल्स का ऑर्डर है जो कि आपके पास आया था, आपने डिलीवर भी किया, लेकिन उसकी डबल एंट्री नहीं बनी है, तो जो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़े ना,
उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को आप जब लेट से रिव्यू कर रहे होगे साल के एंड में बैठकर, आप बोलोगे कि यार ये तो इतना बड़ा एक $50,000 का ऑर्डर किया हुआ है, इसकी तो सेल्स की डबल एंट्री नहीं है, तो तब भी आपको एरर आइडेंटिफाई होगा। सो एरर आइडेंटिफाई करने का लेकिन जो मेजर तरीका हम लोग पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ तो आपके एरर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाउएवर तरीके तो और भी बहुत सारे हैं जिसके अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली लेके बैठते हो और उसको कंपेयर कराते हो, क्या जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है और जो उनसे रिलेटेड डबल एंट्री है, क्या वो सारी की सारी डबल एंट्रीज बनी है या नहीं बनी है, और बनी है तो सही अमाउंट और सही अकाउंट्स के अंदर बनी है या नहीं बनी है। सही। देन जो हमारा सबसे पहली चीज डिस्कस करनी है दैट इज एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो एक एक करके हम सारे एरर्स को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। पहले हम कर रहे हैं कि वो एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करते, और क्यों ये एरर्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन स्टिल ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाता है। द फैक्ट कि वो गलत अमाउंट से बैलेंस होता है वो एक अलग बात है, लेकिन एट द फेस वो ट्रायल बैलेंस आपको बैलेंस दिखेगा। तो पहला एरर ऐसा कौन सा है? पहला एरर जो है वो हमारे पास है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन आपका तब होगा जब आप गलत बंदे के अकाउंट के अंदर एंट्री कर दो। लेट्स से इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है कि मैं एक बिजनेस हूं और मैंने लेट्स से आयशा को, अगेन जो एग्जांपल मैंने पहले दी थी, $800 के गुड्स बेचे। अब अगर मैंने आयशा को $800 के गुड्स भेजे हैं तो मुझे जरा क्या कहते हैं, निहाल, आयशा की स्पेलिंग सुनाओ, क्या स्पेलिंग होती है आयशा की? AYESHA। और आशिर, आयशा की क्या स्पेलिंग होती है? सही कह रहा है निहाल? सही कह रहा है। अच्छा, मुझे जो आयशा की स्पेलिंग पता है वो तो AISHA पता है, या मैं जिस आयशा की बात कर रहा हूँ वो तो AISHA वाली आयशा है। अब मैंने निहाल को लेट्स से एज अ बुक कीपर रखा और एक ट्रांजेक्शन हुई जिसमें मैंने कहा कि भाई निहाल को भाई $1,000 के गुड्स आयशा को बेच दिए, इसकी डबल एंट्री बना दो। निहाल ने क्या किया कि AISHA वाली आयशा को डेबिट करने की जगह जो हमारी एक और कस्टमर है जो AYESHA वाली आयशा है उसको डेबिट कर दिया। तो क्योंकि गलत बंदे के अकाउंट के अंदर एंट्री हो गई है तो दिस विल बी रिगार्डेड एज एरर ऑफ कमीशन। सो इफ द डबल एंट्री इज कंप्लीट with correct amounts being involved but the entry has been made in the wrong person's account, then it is called error of commission. For example, goods sold on credit to AYESHA Aisha worth $200 have been posted to AISHA Aisha account। यानी कि आपने AYESHA वाले आयशा को अकाउंट को डेबिट करना था जबकि गलती से आपके बुक कीपर ने AISHA वाली आयशा के अकाउंट को डेबिट कर दिया, लीडिंग टू एरर ऑफ कमीशन। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि भाई हमजा की मैंने 5,000 के गुड्स बेचे हैं, हमजा के अकाउंट की एंट्री बना दो, तो एंट्री बननी थी सेल्स क्रेडिट 5,000 एंड HAMZA वाले हमजा को 5,000 से डेबिट करना था, लेकिन बुक कीपर ने लेट से गलती से HUMZA वाले हमजा को अगर डेबिट कर दिया तो दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज अगेन एरर ऑफ कमीशन। तो अगर कभी भी नाम गलत हो जाए अकाउंट का, अगर नाम गलत हो जाए तो दिस इज व्हाट, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, हर एरर आपने इस तरीके से घोल के पीना है कि आपको पूरा का पूरा जो है ना वो एरर याद हो विद एग्जांपल, क्योंकि सवाल के अंदर कभी कभार वो आपसे एरर की डेफिनेशन भी मांग लेता है। वो कहता है एक्सप्लेन एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ लेफ्ट से प्रिंसिपल, तो आपको पूरा एरर जो है वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए विद एग्जांपल। एंड समटाइम्स वो ये कहता है कि आपको एरर दिखा दे तो बोलता है कि इसका नाम बताओ, ये एक फला एरर हुआ है मुझसे, एरर पूरा एक्सप्लेन करेगा और बोलेगा इस एरर का नाम बताओ। तो एरर ऑफ कमीशन नाम का मसला हो जाए तो तब हम क्या कहेंगे, एरर ऑफ कमीशन हुआ है। देन मतलब एरर ऑफ अकाउंट नेम के साथ रेफरेंस नंबर भी तो लिखते हैं। क्या रेफरेंस नंबर से क्या मुराद है? मतलब एक और तरीका जिससे हम आइडेंटिफाई करें कौन है। लेकिन आपने अकाउंट के अंदर एंट्री क्या बनाई? जब डबल एंट्री बनी है, अभी रेफरेंस नंबर को अगर आप छोड़ दो, रेफरेंस नंबर जो आप देते हो वो तो ट्रांजैक्शन का होता है ना, या वो लेट से आपका सेल्स ऑर्डर का होगा, ट्रांजैक्शन नंबर का होगा। लेकिन जो आपका जो एंट्री, जो नाम जो पोस्ट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, उसका कोई रेफरेंस नंबर थोड़ी होता है। आप ये कह रहे हो कि कस्टमर का रेफरेंस नंबर होता है, कस्टमर का तो कोई ऐसा रेफरेंस नंबर नहीं होता कि अगर AYESHA वाली आयशा और AISHA वाली आयशा है तो मैं अकाउंट्स के अंदर मसला कर सकता हूँ। तो कभी भी नाम का मसला तो कभी भी आ सकता है। स्पेलिंग का मसला हुआ है ना, उसकी वजह से आपने जो है गलत अकाउंट को पोस्ट कर दिया। हाँ, आप ये कह रहे हो कि भाई ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करी जाएगी या बैकग्राउंड में वो जो है बुक कीपर क्या कहते हैं, देखा जाए कि भाई वो इनवॉइस देख के फिर जो है नाम डालता, तो वो तो फिर एरर ही नहीं होता ना अगर वो इतना कुछ कर लेता। बात ये कि ये एरर हो गया है, नाम का मसला हो गया है, और जो कि बहुत कॉमन सी बात है नाम का मसला होना, तो इसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे? इसको हम एरर ऑफ कमीशन में क्लासिफाई करेंगे। देन आफ्टर एरर ऑफ कमीशन वी हैव एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है भाई? अब एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका, हम पहला एरर ऑफ कमीशन क्या है, नाम का मसला हुआ है। यहाँ पे एरर ऑफ
प्रिंसिपल के अंदर नाम का मसला नहीं होता, बल्कि टाइप ऑफ अकाउंट का मसला हो जाता है। टाइप ऑफ अकाउंट के मसले से क्या मुराद है कि लेट से मैंने गाड़ी अपनी अभी रिपेयर करवाई $5,000 की, या लेट से $1,000 की गाड़ी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आया। अब उसूली तौर पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो मेरी एंट्री बननी चाहिए थी कैश क्रेडिट $1,000 एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस $1,000 से डेबिट। लेकिन मेरे बुक कीपर ने अकलमंदी के साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे को गाड़ी के कॉस्ट अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। उसने वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को $1,000 से डेबिट करने की जगह उसने बोला व्हीकल एट कॉस्ट $1,000 डेबिट एंड कैश $1,000 क्रेडिट। तो उसने ये क्या किया, उसने एक एक्सपेंस को एज अ एसेट रिकॉर्ड कर दिया, और इस मसले को हम कहते हैं कि टाइप ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दी। पिछले वाले एरर के अंदर AYSHA वाली आयशा भी ट्रेड रिसीवेबल एसेट था बिजनेस का, और AISHA वाली आयशा भी ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस का एसेट ही था। लेकिन यहाँ पे जो एरर हो रहा है, इसमें सिर्फ नाम का मसला नहीं आ रहा, इसमें नाम के साथ साथ जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो भी कंप्लीटली चेंज हो रही है, मेकिंग इट एरर ऑफ प्रिंसिपल। और इसके अंदर बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कमीशन का है या प्रिंसिपल का है। तो आपने सिंपली इस चीज को एरर पढ़ते हुए नोट करना है कि भाई क्या ये नाम के साथ साथ क्या टाइप ऑफ अकाउंट भी चेंज हो रहा है, क्या जो चीज एज अ एसेट रिकॉर्ड होनी थी क्या वो एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गई है, या क्या जो चीज एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड होनी थी वो एज अ एसेट रिकॉर्ड हो गई है। अगर टाइप ऑफ अकाउंट यानी अल्सर के अंदर अगर मसला आ गया है, सो दैट वुड बी क्लासिफाइड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो error of principle, if the double entry is complete with the correct amounts being involved, but the entry has been made in the wrong type of account, it is called error of principle। यहाँ पे जो type of account का word है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। type of account से क्या मुराद है कि एसेट कहीं एज अ एक्सपेंस तो नहीं क्लासिफाई हो गया, या लाइबिलिटी जो है वो कहीं एज अ रेवेन्यू तो क्लासिफाई नहीं हो गई। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज पेइंग बाय कैश वर्थ $500। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि आपने फर्नीचर खरीदा कितने का, $500 का, हैव बीन पोस्टेड टू द परचेजेस अकाउंट। तो आप फर्नीचर खरीदा है तो आपने अपने चाहिए था कि आप फर्नीचर एट कॉस्ट को बढ़ाओ, यानी कि नॉन करंट एसेट को बढ़ाओ, और आपने नॉन करंट एसेट को बढ़ाने की जगह परचेजेस को बढ़ा दिया, विच इज एन एक्सपेंस अकाउंट। जिसका मतलब क्या बना कि आपने एक एसेट को एज अ एक्सपेंस क्लासिफाई कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये एरर एज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किया जाएगा। और एक और एग्जांपल जो मैंने आपको दी कि लेट से आपने मेंटेनेंस करवाई $500 की, एंट्री बननी चाहिए थी मेंटेनेंस जो कि एक्सपेंस है 500 से डेबिट, कैश 500 से क्रेडिट। आपके होशियार बुक कीपर ने लेट से व्हीकल एट कॉस्ट को 500 से डेबिट करके कैश को अगर 500 से क्रेडिट करा दिया, तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि उसने एक एक्सपेंस को एज अ एसेट क्लासिफाई कर दिया। या अगर वाइस वर्सा भी होता, लेट से मैं गाड़ी खरीद के आ रहा हूँ, एक्चुअल ट्रांजेक्शन ये है कि मैंने 5,000 की गाड़ी खरीदी, और उस होशियार बुक कीपर ने 5,000 का मोटर व्हीकल का एक्सपेंस दिखा दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा दिखा दिया, तो वो भी फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर ही क्लासिफाई करा तो जाता। ऐसे नहीं हो सकता कि एक्सपेंस और एसेट दोनों का नाम सेम हो? ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे कोई एग्जांपल दे दो, अगर तुमने ऐसी बात की है वाहियात वाहियात सी, तो बता दो इसकी एग्जांपल क्या होगी। हम्म, चलो कल की क्लास में ना सोच के आना ऐसी एग्जांपल क्या होगी कि एक एसेट और एक एक्सपेंस का नाम कब सेम हो सकता है, अगर मिले तो मेरे साथ जरूर शेयर करना है, ठीक है। आपने एक एग्जांपल दिया था स्टेपलर्स का, वो नहीं हो सकता? स्टेपलर्स क्या, स्टेपलर्स वो देखो वो बिल्कुल ही डिफरेंट एग्जांपल थी, वो तो दो डिफरेंट बिजनेसेस के लिए बात हो रही थी कि एक बड़े बिजनेस के लिए जो स्टेशनरी है वो शायद एक एक्सपेंस ट्रीट हो जाए, लेकिन एक छोटे बिजनेस को वो एज ए एसेट क्लासिफाई करेगा, तो वो तो फिर उसके लिए एसेट ही बन गया ना। अब वो एट द सेम टाइम ये थोड़ी है कि एक बिजनेस के लिए वो एसेट भी और एक्सपेंस भी है। भाई को या तो उस बिजनेस के लिए अगर छोटा बिजनेस है तो उसके लिए एसेट है, बड़ा बिजनेस है तो उसके लिए एक्सपेंस है। अब अगर आपने उसके लिए नॉर्मली आप उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हुए आ रहे हो, और अचानक से एक दिन आपने उस स्टेशनरी को उठा के नॉन करंट एसेट शो कर दिया, तो ये स्टिल आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल ही है, क्योंकि आपका बिजनेस उसको एज ए एक्सपेंस क्लासिफाई करता हुआ आ रहा है, तो आपने स्टिल उसको एज ए एक्सपेंस ही क्लासिफाई करना है। एसेट और लाइबिलिटी तो हो सकता है ना, कि जैसे ट्रेड कैसे हो रिसीवेबल, सकता है। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल एक ही बंदा हो सकता है। ट्रेड पेएबल एक ही बंदा हो सकता है, तो फिर जी आगे बोलिए। मतलब एक ही बंदे से आप सेल्स भी हम्म। कर रहे हो, परचेज भी कर रहे हो। तो फिर आगे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि वो ट्रेड पेएबल है या ट्रेड रिसीवेबल है। नहीं, क्यों, मैं क्यों कंफ्यूज होऊंगा, मैं तो नहीं होऊंगा कंफ्यूज। निहाल तुम होगे कंफ्यूज। नहीं। निहाल भी नहीं होगा कंफ्यूज, फिर कॉल कंफ्यूज हो रहा है, तुम कंफ्यूज हो गए, कैसे कंफ्यूज हो गए बता दो भाई।
मतलब एक बंदा अगर आपका कस्टमर है, और सही है, मैं बात वही समझ गया कि एट द सेम टाइम सप्लायर भी हो सकता है, तो अब मैं कंफ्यूज क्यों हुआ? अब अगर मैं उसके साथ परचेज की ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ या उसको पैसे पे कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसको एज अ ट्रेड पेबल रिकॉर्ड करूंगा। और अगर मैं उसके साथ कुछ सेल्स कर रहा हूँ उसको, या उससे पैसा रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं उसको सिंपली जो है वो एज अ ट्रेड रिसीबल ट्रीट करूंगा। तो उसके अंदर मुझे तो कोई मसला नहीं होगा, और इनफैक्ट उसका जो टी अकाउंट भी मेंटेन होगा वो अलग मेंटेन होगा। उसका जो है परचेज लेजर के अंदर एज अ ट्रेड पेबल टी अकाउंट अलग मेंटेन हो रहा होगा, और सेल्स लेजर के अंदर एज अ ट्रेड रिसीबल टी अकाउंट अलग मेंटेन हो रहा होगा। तो फिर मैं क्यों कंफ्यूज हूंगा? मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस बात पे कि अगर उससे इस तरीके की ट्रांजेक्शन हो रही है जिसके अंदर परचेज इन्वॉल्व है, मैं उसको पैसे पे कर रहा हूँ, तो सिंपली उसका ट्रेड पेबल का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। और अगर जो है क्या कहते हैं, मैं उसको कोई गुड्स बेच रहा हूँ या उससे पैसे रिसीव कर रहा हूँ, तो उसका ट्रेड रिसीबल का अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और दोनों अकाउंट्स भी उसके सेपरेटली लेजर्स के अंदर मेंटेन हो रहे होंगे। तो फिर क्यों कंफ्यूजन होगी? अभी भी होगी तो मैं कंफ्यूजन, या नहीं होगी? नहीं। अब नहीं होगी, पक्की बात है, ठीक है। देन द थर्ड टाइप ऑफ अच्छा एरर हमजा जो भाई, कि क्वेश्चन में जो है पेपर में एक साथ एक ट्रांजैक्शन में वो ये दो तीन एरर्स एक साथ भी कर सकते हैं ना? दो तीन एरर्स एक साथ कैसे कर सकता है? नहीं, एक ट्रांजेक्शन में नॉर्मली एक ही एरर होता है। अगर वो आपको एक नहीं, अगर ट्रांजेक्शन दे रहा जैसे है तो उसने हाँ। जैसे एक तो उसने करेक्ट अमाउंट लिखी लेकिन दूसरे अकाउंट में डाल दी, किसी और के हाँ। अकाउंट में, और फिर बिल्कुल दूसरे टाइप ऑफ अकाउंट में डाल दी, तो ये एरर ऑफ कमीशन प्रिंसिपल साथ हो सकता अ, नहीं, ये एक ही एरर हुआ ना, कमीशन ऑफ प्रिंसिपल कैसे हुआ भाई? अगर तो टाइप बदल गई है, अगर तो टाइप बदल गई है तो फिर मैं उसको प्रिंसिपल ही कहूंगा, उसको मैं कमीशन नहीं कहूंगा। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अगर उसने मोटर व्हीकल एट कॉस्ट को रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाला है, तो नाम तो चेंज हो रहा है, लेकिन टाइप भी चेंज हो रही है। पीछे वाले आयशा का और उसके अंदर सिर्फ नाम चेंज हो रहा था, तो सिर्फ कमीशन था। अगर टाइप चेंज हो गई है तो फिर मैं कमीशन नहीं, फिर मैं उसको प्रिंसिपल ही कहूंगा। है। लेकिन अगर अमाउंट सेम है, अमाउंट सही हाँ। डाली है, हाँ। तो फिर, क्योंकि तो भी एरर ऑफ कमीशन में ये ना कि अमाउंट सेम हो लेकिन जो है दूसरे तो अकाउंट में डाल दी। वो तो प्रिंसिपल में भी यही है कि अमाउंट तो सेम है, कि आपकी 5,000 की ट्रांजेक्शन अगर लेट से रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हुई थी, तो आपने मोटर व्हीकल एट कॉस्ट में ही 5,000 डाली, आपने अमाउंट उसमें भी सही डाली है, बट आपने टाइप ऑफ अकाउंट गलत कर दिया। तो अमाउंट तो दोनों में सेम है। इनफैक्ट ये जितने भी एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, उन सब में अमाउंट जो है वो सेम रहती है। अमाउंट आप जो डेबिट पे डालो और जो क्रेडिट पे डालो, उसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसमें चेंज आ जाए तो फिर वो एरर इफेक्ट नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस थोड़ी रहेगा, फिर तो वो एरर इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। है। देन थर्ड टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन बेसिकली आपका ये होता है, एज द वर्ड सजेस्ट, ओमिट कर जाना, यानी कि एक ट्रांजैक्शन हुई, उसको आपने बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बस आप सिंपली उसके अंदर क्या करना होता है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना होता है। सो एरर ऑफ ओमिशन, इफ द डबल एंट्री इज इंटायरली ओमिटेड, यानी रिकॉर्ड ही नहीं की हुई, देन इट इज रेफर्ड टू एज एरर ऑफ ओमिशन, बिकॉज नाइदर द डेबिट एंट्री नॉर द क्रेडिट एंट्री हैज बीन पास्ड। फॉर एग्जाम्पल, कैश सेल्स 200 हैज बीन इंटायरली ओमिटेड, यानी कि आपने सेल कर दी है लेकिन आपने रिकॉर्ड ही नहीं की हुई, ना डेबिट एंट्री बनाई है ना क्रेडिट एंट्री बनाई है। तो ये कौन सा एरर है? ये एरर ऑफ ओमिशन है, यानी आपने एक चीज को ओमिट कर दिया, कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं किया। देन वी हैव एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपका तब एग्जिस्ट करता है जब आप की ट्रांजैक्शन की अमाउंट डिफरेंट हो। लेट से मैंने एक मिस्टर अहमद को 5,000 के गुड्स बेचे, तो डबल एंट्री बननी चाहिए थी, मिस्टर अहमद 5,000 से डेबिट और सेल्स 5,000 से क्रेडिट। लेकिन मैंने डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी दोनों जगह ही अमाउंट डिफरेंट लिख दी। लेट से डेबिट भी मैंने मिस्टर अहमद ट्रेड रिसीबल डेबिट भी 500 से किया, और जो सेल्स का अकाउंट था उसको भी 500 से क्रेडिट किया। यानी कि देखो, डेबिट और क्रेडिट के अंदर डिफरेंस नहीं आया, तो स्टिल मेरा ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस कर जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल अमाउंट थी, यानी कि जिस पर ट्रांजेक्शन हुई थी, वो अमाउंट मैंने रिकॉर्ड नहीं की हुई। तो ये कौन सा एरर है? ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसके अंदर आप जो ट्रांजेक्शन की अमाउंट थी उसको नहीं रिकॉर्ड करते, आप एक डिफरेंट अमाउंट रिकॉर्ड कर देते हो। लेकिन आप जो डिफरेंट अमाउंट रिकॉर्ड करते हो वो डेबिट पे भी सेम होती है और क्रेडिट पे भी सेम होती है। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन एक डिफरेंट अमाउंट की हुई थी, जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन आपने डबल एंट्री एक गलत एक डिफरेंट अमाउंट से बना दी है, जिसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस करेगा, बिकॉज आपकी डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री दोनों की अमाउंट सेम होगी, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन थी ये उसको रेफर नहीं करेगी। सो इफ द डबल एंट्री इज कंप्लीट विद करेक्ट अकाउंट्स बीइंग इन्वॉल्व, but the entry has been made by the wrong amount, then it is referred to as error of original entry. For example, cash sales of 500 have been recorded as 5,000। आपकी कैश सेल्स 500 की एंट्री बननी चाहिए थी, कैश 500 से डेबिट, सेल्स 500 से क्रेडिट। आपने दोनों चीजों को, यानी कैश को भी और सेल्स को भी 5,000 से अगर रिकॉर्ड कर दिया,
तो देखो ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के अंदर डिफरेंस नहीं आया, लेकिन जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, सो दिस वुड बी क्लासिफाइड एज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बाद द नेक्स्ट एरर इज ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन का मतलब ये होता है कि इंटरचेंज हो जाना। अगर आपने डबल एंट्री इस तरीके से रिकॉर्ड करी है कि लेट से ओरिजिनल अमाउंट थी 676 और आपने गलती से 676 की जगह 667 रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ये बात याद रखिएगा, ये जितने भी आप एरर्स पढ़ रहे हो उसमें डेबिट क्रेडिट दोनों पे अमाउंट सेम जा रही है, क्योंकि वहां पे अगर डिफरेंस आ जाए तो वो तो मैंने आपको बता दिया, वो फिर एरर इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ना कि एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस पे। तो यहाँ पे क्या एरर हुआ, यहाँ पे लेट से 676 जो आपने रिकॉर्ड करना था, लेट से कोई सेल्स हुई, कैश सेल्स हुई 676 की, तो आपकी एंट्री बननी थी कैश 676 से डेबिट और सेल 676 से क्रेडिट। आपने 676 की जगह डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी 667 रिकॉर्ड कर लिया। तो ये भी सॉर्ट ऑफ एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री जैसा ही है कि अमाउंट गलत रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में मैं ये कह रहा था कि अमाउंट कंप्लीटली गलत चली गई। 500 को आपने 5000 रिकॉर्ड कर लिया, या लेट से 550 को आपने जो है 650 रिकॉर्ड कर लिया, और यहाँ तो पूरी की पूरी अमाउंट अगर डिफरेंट हो गई तो वो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। लेकिन अगर अमाउंट इस तरीके से गलत हुई है कि आपसे डिजिट्स आगे पीछे हो गए, कि 676 को आपने 667 लिख लिया, या 786 को आपने 687 लिख लिया, तो इस केस के अंदर उसको हम एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन कहेंगे या ट्रांसपोजिशन एरर कहेंगे, क्योंकि ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है कि आपसे डिजिट्स क्या हो गए, आपसी में इंटरचेंज हो गए, जिसकी वजह से आपने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दी। सो इफ द डबल एंट्री इज कंप्लीट विद करेक्ट अकाउंट्स बीइंग इन्वॉल्व but the entry has been made by the wrong amount in such a manner that the digits have been interchanged, then it is referred to as transposition error. For example, cash sales 360 have been recorded as 630। तो मुझसे क्या मसला हुआ, मैंने 3 को पहले लिखने की जगह 6 को पहले लिख दिया और 3 को बाद में लिख दिया, जिसकी वजह से डिजिट्स इंटरचेंज होगा, और जब डिजिट्स इंटरचेंज हो जाए तो दैट वुड बी एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री और ट्रांसपोजिशन एरर काफी सिमिलर है, बहुत छोटी सी थिन लाइन है। जैसे एरर ऑफ कमीशन और प्रिंसिपल के अंदर बहुत छोटी सी थिन लाइन है ना, कि आपने टाइप ऑफ अकाउंट को चेक करना है कि यार अगर टाइप ऑफ अकाउंट चेंज हो गया है तो फिर वो प्रिंसिपल है, और अगर टाइप ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हुआ है, तो वो एरर ऑफ कमीशन है। सिमिलरली जब आप ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है या ट्रांसपोजिशन एरर है, तो आपने देखना है कि यार अमाउंट तो डिफरेंट हुई है, लेकिन क्या अमाउंट इस तरीके से डिफरेंट हुई है कि डिजिट्स इंटरचेंज हुए हैं, इसकी वजह से अमाउंट डिफरेंट हो गई है, तो फिर तो वो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है। अच्छा लेकिन हमजा अगर भाई, जो एरर कंप्लीटली ऑफ ही अमाउंट चेंज हो गई है। हाँ बोलिए। ये जो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री की एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें इसने हम्म 500 के 5000 लिख दिया, तो ये हम्म भी बस उसने जीरो जो है वो आप ट्रांसपोजिशन एरर में नहीं आ सकते? नहीं 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 उसने नहीं, जीरो उसने को तो एक जीरो बढ़ा दिया, जीरो बढ़ा दिया एक फिगर को। लेट्स से अगर 687 को वो 6870 भी रिकॉर्ड करता है, तो दिस इज अगेन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि उसने डिजिट्स को इंटरचेंज नहीं किया, बल्कि उसने तो एक फिगर ही बढ़ा दी, एक डिजिट ही बढ़ा दिया उसने, तो वो ट्रांसपोजिशन एरर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर लेट्स से इस तरीके से 700 को उसने जो है वो 70 रिकॉर्ड कर दिया, या क्या कहते हैं 770 को उसने जो है वो 7700 रिकॉर्ड कर दिया, तो ये सारा का सारा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ये ट्रांसपोजिशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देन ठीक है, क्लियर है निहाल बात? जी जी। 550 कर दे तो फिर क्या ट्रांसपोजिशन नहीं। अगर 1200? 550 कर दे तो ट्रांसपोजिशन नहीं होगा। समझा नहीं, फिर से बोलो। मैं कह रहा हूँ अगर कैश सेल्स ऑफ 500 हैव बीन रिकॉर्डेड एज 50 हो तो हाँ, तो ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन नहीं नहीं नहीं, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि आपने डिजिट इंटरचेंज नहीं किया, आपने डिजिट गायब कर दिया या बाद डिजिट में बढ़ा दिया। नहीं, कम कर दी। हाँ, तो कम भी कर दिया तब भी वो ट्रांसपोजिशन नहीं है ना बेटा, इंटरचेंज से हो रहा है तब वो ट्रांसपोजिशन है। अगर कुछ बढ़ा दिया, कुछ कम कर दिया, कुछ लास्ट अपनी जीरो मर्जी से शुरू में डाल दिया, तो वो ओरिजिनल एंट्री है। क्या? का लास्ट जीरो शुरू में ला सकते हैं ना, 050। 050 क्या मतलब? ये थोड़ी वो बात है कि 050 आपने कर दिया तो उसको पढ़ूंगा मैं कैसे? 050 कौन बेवकूफ रिकॉर्ड करता है भाई? 50 रिकॉर्ड, पागल ही होगा तो 050 रिकॉर्ड करेगा। अगर उसने रिकॉर्ड करना होगा तो 50 रिकॉर्ड करेगा। तो मैं कहीं देखा 050 लिखा हुआ अमाउंट में कि भाई नहीं। ये पैसा, ये जो है चीज आपको 050 की मिलेगी? है नहीं देखा ना, तो फिर ऐसी उल्टी सीधी बात है, जब तुमने दुनिया में नहीं देखी तो मेरे साथ बैठ के क्यों करते हो? ये बताओ तो मुझे। हैं? कुछ ऐसी चीजों जो दुनिया में हो रही हो तो समझ आए कि अच्छा भाई मेरे साथ भी तुम डिस्कस करो, दुनिया में हो नहीं रही तुम जो है कह रहे हो सर अगर ये हो जाए तो क्या होगा।
अच्छा जी, ट्रांसपोजिशन एरर के बाद जो आपका एरर है वो है कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर क्या है भाई? इफ द डबल एंट्री इज कंप्लीट विद द करेक्ट अकाउंट्स बीइंग इन्वॉल्व बट द एंट्री हैज बीन मेड बाय द रॉन्ग अमाउंट बिकॉज ऑफ द टोटलिंग एरर इन द इनवॉइस, देन इट इज रेफर्ड टू एज कास्टिंग एरर। यानी कि आपसे इनवॉइस बनाते हुए, लेट से मैं अगर एक कस्टमर का ऑर्डर लिख रहा था, उसके अंदर उसकी मल्टीपल चीजों के ऑर्डर थे, यानी कि 5, लेट से उसने मेरा शू का बिजनेस, उसने 5 मुझसे 7 नंबर के शू मंगवाए हुए थे, फिर 10 मुझसे उसने 8 नंबर के शू मंगवाए हुए थे, 20 उसने मुझसे जो है 9 नंबर के शू मंगवाए हुए। तो जब मैं उसकी पूरी इनवॉइस बना रहा था, अगर उस इनवॉइस की टोटलिंग के अंदर मुझसे कोई मसला हो गया, मैंने बोला भाई लेट से 5 जो है वो 20 नंबर के शूज जो है वो 200 रुपए के, फिर 7 जो है 8 नंबर के शू वो 240 रुपए के, और फिर इसी तरीके से गो ऑन सो ऑन पे करता रहा। लेकिन टोटलिंग के अंदर अगर मैंने उसकी कोई मसला कर दिया, उसका एक्चुअल बिल बनना था 1040 का, लेकिन मैंने उसको इनवॉइस गलती से भेज दी 1000 की, तो ये जो एरर अब हुआ है, इसके इसको मैं क्या रेफर करूंगा? टोटलिंग की वजह से जो एरर हुआ है, इट इज रेफर टू एज कास्टिंग एरर। कि आपसे इनवॉइस बनाते हुए अगर टोटलिंग के अंदर मसला हो गया है, या आप जब क्या कहते हैं रिसीट बना रहे थे तब आपसे टोटलिंग के वक्त मसला हो गया, so that would be classified as casting error. And after casting error we have error of complete reversal. Error of complete reversal क्या है? As the word suggests कि आपने डेबिट को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट को डेबिट कर दिया, यानी आपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिवर्स कर दिया। सेल्स की ट्रांजेक्शन बनानी थी $500 की, कैश डेबिट और सेल्स 500 से क्रेडिट, आपने उसकी जगह सेल्स को डेबिट कर दिया उठा के और कैश को क्रेडिट कर दिया। तो दिस इज रेफर टू एज एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, कि आपने डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट कर दिया। सो इफ द डबल एंट्री is complete with the correct accounts and correct amounts being involved, but the entries have been made on the wrong side of accounts, then the error is referred to as error of complete reversal. एग्जाम्पल क्या है कि भाई लेट से आपने कैश परचेज करनी थी 250 की, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट। अब इसकी डबल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? परचेज 250 से डेबिट, कैश 250 से क्रेडिट। लेट से आपने इसकी ट्रांजेक्शन डबल एंट्री बना दी, कैश को आपने कर दिया, लेट से कैश अकाउंट को आपने कर दिया डेबिट 250 से, और परचेज अकाउंट को आपने कर दिया क्या? क्रेडिट 250 से। तो आपने क्या किया? जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। सो दिस इज क्लासिफाइड एज एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। यहाँ पे आपने पूरी तरीके से ही जो एरर को रिवर्स कर दिया, नाम से पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। देन आफ्टर एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, द लास्ट एरर जो कि नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस की कैटेगरी में आता है, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर भी अपने नाम से बता रहा है, कंपनसेट कर देना। कैसे कंपनसेट कर देना? लेट से मैंने ना पहले एक बहुत ही होनहार आदमी जिसका नाम निहाल है, उसको मैंने रखा एज अ बुक कीपर। ठीक है, निहाल आया बुक कीपर बनने के लिए, और निहाल को मैंने एक ट्रांजेक्शन दी रिकॉर्ड करने के लिए। क्या ट्रांजेक्शन दी निहाल को रिकॉर्ड करने के लिए? लेट से पहली शिफ्ट थी, 2 शिफ्ट में 2 डिफरेंट बुक कीपर्स आ रहे हैं, पहली शिफ्ट में आया निहाल, और निहाल ने को मैंने एक ट्रांजेक्शन दी। क्या ट्रांजेक्शन दी मैंने निहाल को? मैंने बोला निहाल यार एक मेहरबानी करना, एक सेल हुई है $200 की, उसको तुमने जो है ना रिकॉर्ड करना है, कैश की सेल है। निहाल गया मस्ती में जाकर, उसने मस्ती में उसने बोला ये क्या है, ये तो मजाक, मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो वो लिटरली लेफ्ट हैंड से लिखने बैठ गया, उसने लिखा कैश जो है वो जनाब डेबिट। ठीक है, बस क्योंकि वो मस्ती में बैठा था और उसने समझा कि मेरे बाएं हाथ का खेल है और वो लेफ्ट हैंड से डाल रहा था, उस बेचारे से क्या हुआ कि कैश के अंदर ना 200 की जगह 2000 टाइप हो गया, सेल्स उसने सही 200 से रिकॉर्ड करी। अब क्या मसला हुआ? अब एरर ये हो गया कि उसने डेबिट साइड पर कैश के अकाउंट को 2000 से रिकॉर्ड कर लिया, जबकि उसने होना 200 से रिकॉर्ड था। तो मसला क्या हुआ? मसला ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इसकी वजह से कैश निहाल ने 1800 से ओवर स्टेट कर दिया, 1800 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। खैर मुझे तो पता भी नहीं चला कि निहाल ने गलती कर दी। निहाल की शिफ्ट खत्म हुई, निहाल मस्त अपना हाथ हिलाते हुए घर पहुंच गया और घर पे जाके सबको बताता है कि मैंने बेहतरीन किस्म की डबल एंट्री आज बना के आया हूँ, मेरे लिए चाय बना के लाए। ठीक है भाई, घर वाले भी खुश हुए, घर वालों ने इसको चाय पिला दी। फिर आया आशिर मियाँ। आशिर मियाँ को मैंने कहा कि यार आप भी एक डबल एंट्री बना दे। आशिर मियाँ को मैंने बोला कि यार मैं फर्नीचर खरीद के आया हूँ, कितने का? $200 का। ठीक है, तो आशिर मियाँ ने बोला यार ये छोटे मोटे काम करने के लिए वैसे तो मैं पैदा नहीं हुआ, लेकिन चले अब आप कह रहे हैं तो मैं डबल एंट्री बना देता हूँ। अब आशिर मियाँ ने क्या एंट्री बनाई? एंट्री बननी थी फर्नीचर 200 का आया तो फर्नीचर 200 से डेबिट, और कैश अकाउंट जो है वो 200 से क्रेडिट। आशिर मियाँ ने वो गलती से क्या किया, जो वही सेम गलती जो निहाल मियाँ ने रिपीट की थी कि कैश के अकाउंट के अंदर 1 जीरो गलती से ज्यादा डाल दिया। आशिफ मियां ने भी वो 1 जीरो दोबारा से गलती से ज्यादा डाल दिया, लेकिन इस दफा कैश क्रेडिट हो रहा है। तो कैश क्रेडिट हुआ, लेकिन 200 की जगह 200 से क्रेडिट 2000 से क्रेडिट हो गया। तो अब ये क्या हुआ? इस गलती की वजह से अगर आशिर की गलती देखी जाए तो आशिर ने 1800 से कैश अकाउंट को कम कर दिया फजूल में। तो लेकिन अगर मैं नेट इंपैक्ट देखूं,
पहला जो मेरा बुक कीपर जिसकी पहली शिफ्ट थी, जो कि निहाल मियां थे, उन्होंने कैश अकाउंट को फजूल में 200 की जगह 2000 से रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से कैश अकाउंट 1800 से ओवर स्टेट हो गया। अगली शिफ्ट में एक और काबिल हमारे पास बुक कीपर है, उन्होंने फर्नीचर को 200 से डेबिट करने की जगह किससे डेबिट कर, फर्नीचर को तो 200 से डेबिट किया, लेकिन कैश अकाउंट को 200 से क्रेडिट करने की जगह 2000 से क्रेडिट कर दिया, जिसकी वजह से कैश अकाउंट फजूल में 1800 से अंडर स्टेट हो गया। अगले दिन हम तीनों बैठे साथ में, मैंने बोला कि ट्रायल बैलेंस जनरेट करते हैं। तो अब मुझे बताइए ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा या नहीं होगा? ट्रायल बैलेंस बिल्कुल बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि देखो पहली जो गलती हुई थी कि तुम्हारा कैश अकाउंट 1800 से बढ़ जाए, जो कि फजूल में पड़ा था, जिसको पढ़ना चाहिए नहीं था, वो कंपनसेट हो गया है अगली गलती के अंदर, जिसके अंदर आपने कैश अकाउंट को दोबारा से 1800 से अंडर स्टेट किया। तो पहली ट्रांजेक्शन जिसमें कैश को 200 से डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि 1800 से ज्यादा डेबिट हो गया था, तो अगली ट्रांजेक्शन के अंदर वो फर्दर 1800 से फजूल में क्रेडिट भी हो गया। और इन दोनों एरर्स का इम्पैक्ट क्या होगा? इन दोनों एरर्स ने एक दूसरे को आपसी में कंपनसेट कर दिया इन सच अ मैनर कि आपका ट्रायल बैलेंस अब बैलेंस हो जाएगा। तो जब मैं बैठ के देखूंगा तो मुझे कोई गलती नहीं दिखेगी, और मैं दोनों को शाबाशी दे के उठूंगा कि भाई बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है। लेकिन उसके पीछे एक कंपनसेटिंग एरर छुपा हुआ होगा, इस तरीके से कि एक एरर हुआ, उसके बाद एक और एरर हुआ, और दोनों एरर ने इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन की आपसी में कि उन दोनों ने आपसी में एक दूसरे की गलती को कंपनसेट कर लिया इन सच अ मैनर कि आपका जो फाइनल ट्रायल बैलेंस बनेगा वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा तो हमजा भाई, यहाँ इसमें पे जो कंपनसेटिंग एरर है, इसमें हाँ अगर कंपनसेट ना हो, सिर्फ एक अमाउंट आपने लिख दी गलत, तो फिर वो हाँ कंपनसेटिंग एरर नहीं होगा ना? हाँ, वो तो फिर जाहिर सी बात है, वो तो प्रॉपर एरर है ना। कंपनसेटिंग का मतलब ही तब है कि आपसे दो एरर इस तरीके से हुए कि एक दूसरे ने अपने आप की जो गलतियां थी उनको क्या कर लिया, और एक दूसरे ने अपनी गलतियों को कंपनसेट कर लिया। अच्छा, अगर ऐसा हो कि 1800 से ओवरस्टेट हो गया और फिर लेकिन अंडरस्टेट आपने ज्यादा अमाउंट से कर दिया? वो भी फिर वो भी कंपनसेटिंग नहीं है। कंपनसेटिंग का जो मकसद है वो ये है कि एक एरर हुआ जिसकी वजह से कोई गलती हुई, और अगला एरर ऐसा हुआ कि उसने पिछले वाले एरर की पूरी गलती को छुपा दिया, एंड नील जो आपका फाइनल जब आपने देखा तो आपकी डेबिट क्रेडिट जो है वो बैलेंस ऑफ हो गई। अगर लेट से तुम कह रहे हो कि सर यहाँ पे 1800 से अंडर स्टेट करने की जगह हम 2800 से अंडर स्टेट कर लेते तो क्या होता? तो फिर ये कंपनसेटिंग एरर नहीं कहलाता, क्योंकि स्टिल जो दोनों एरर्स है उनका इम्पैक्ट हमें ट्रायल बैलेंस पे दिख जाता। ठीक है भाई, बात समझ आई है? किसी कोई मसला है यहाँ तक कंपनसेटिंग एरर के अंदर? नहीं। नहीं। ठीक हो गया। तो ये हमारे निल थे एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। जी आशीष बोलिए। निल का क्या मतलब? नील का मतलब जीरो यार, कि मतलब कोई इम्पैक्ट, फाइनल इम्पैक्ट जीरो रहा। सही। अच्छा, अब ये वाले जो एरर्स है ना, ये मैंने आपको बताया कि ये आपको याद होने चाहिए, जुबानी ऐसे याद होने चाहिए कि आपसे कभी भी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बता सको। जैसे आपको पता है ना एसेट्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कहोगे एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस व्हिच कैन बी ओन्ड और कैन बी ओन्ड बाय द बिजनेस, दे हैव देयर आर टू टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट, एग्जांपल भी दे लोगे, सब दे लोगे। तो इसी तरीके से तुम्हें एरर्स भी इस तरीके से याद होने चाहिए कि तुम पूरे उनको डिफाइन भी कर सको और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दे सको। अच्छा, अब सर इतने सारे एरर है, याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक है जिसको तुम लोग यूज कर सकते हो, विच इज कॉप क्रॉक। कॉप क्रॉक क्या है भाई? COPCROCT। सी से पहले वाले क्या है? कमीशन। दूसरा ओ ओमिशन। तीसरा सी जो है वो आपका कास्टिंग है। देन आप तीसरा पी है, सॉरी कॉप है ना, तीसरा पी जो है वो प्रिंसिपल है। चौथा जो सी है वो कास्टिंग है। पांचवा आर रिवर्सल है। छठा ओ ओरिजिनल एंट्री है। सातवां सी जो है वो कंपनसेटिंग है। और आठवां टी जो है वो ट्रांसपोजिशन है। सो इफ यू रिमेंबर कॉप क्रॉक, तो अगर कभी एट एनी स्पेसिफिक टाइम तुम्हें अगर याद नहीं आ रहा हुआ कि यार ये एरर क्या था, या जो है टोटल एरर्स कितने होते हैं, मैंने बोला बताओ भाई टोटल 8 एरर्स के नाम बताओ, तो या नाम बता के डिफाइन करो, तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली कॉप क्रॉक्ट भी अगर क्लिक कर गया तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई कौन कौन से एरर हैं। कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, कास्टिंग, कंपनसेटिंग, एंड ओरिजिनल एंट्री, रिवर्सल, एंड देन लास्ट में ट्रांसपोजिशन, जो कि विद एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। देन आफ्टर कॉप क्रॉक अब जो हमें नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है वो है एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। वो एरर जो कि ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करते हो। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करने वाले एरर्स पता कैसे चलेंगे? ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करने वाले एरर्स, जैसे मैं यहाँ पे भी ऊपर एक आपको ट्रायल बैलेंस बना के बता रहा था कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। अब लेट से मैं ये कहता हूँ ये एक ट्रायल बैलेंस है जो मेरे पास बन के आया है, ठीक है? ये एक ट्रायल बैलेंस मैं कह रहा हूँ बन के आया है। जरा इसकी डेबिट का टोटल निकालो और क्रेडिट का टोटल निकालो और मुझे बताओ क्या टोटल निकल के आ रहा है। डेबिट का टोटल बताओ पहले कितना आ रहा है, और फिर क्रेडिट का टोटल बताओ कितना आ रहा है।
3200 डेबिट। ठीक है। क्रेडिट? 3000। क्या ये डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं हो रही। नहीं हो रही। तो जब भी आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा, और कितने से बैलेंस नहीं हो रही, 200 से Yeah. बैलेंस नहीं हो रही। डेबिट 3200 और क्रेडिट 3000 है, यानी क्रेडिट साइड पे 200 की कमी है। तो जब भी आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आ जाए या ट्रायल बैलेंस बैलेंस ना हो, तो वी विल ओपन अ टेम्पररी अकाउंट। ये तो हमें पता चल गया, अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा, उसके अंदर डिफरेंस आ गया, तो ये तो बात बहुत क्लियरली हमें पता चल गई कि भाई इसकी ट्रायल बैलेंस इस वजह से बैलेंस नहीं हो रहा, बिकॉज देयर माइट बी सम एरर्स which have impacted the trial balance। तो अब उन एरर्स को खत्म करने के लिए या टेम्पररीली जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या ओपन करूंगा, मैं एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करूंगा। अच्छा अगर सस्पेंस इसमें अकाउंट जो इज अ टेम्पररी अकाउंट। इसमें जो इश्यू हो सकता है दोनों साइड पे हो सकता है डेबिट ओवर स्टेट हो गया, दूसरे से बिल्कुल क्रेडिट अंडर बिल्कुल स्टेट बिल्कुल हो गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इस केस के अंदर आपका क्रेडिट साइड जो है वो 200 से कम है, तो सस्पेंस अकाउंट में 200 क्रेडिट साइड की तरफ ओपन कर लूंगा। और जैसे ही सस्पेंस अकाउंट 200 क्रेडिट की तरफ ओपन होगा, ये दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या कर जाएगी, बैलेंस कर जाएगी। लेकिन अब मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं दूंगा, मुझे इस सस्पेंस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए जितने भी एरर्स हैं जिन्होंने ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट किया है उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो आपने जो समझनी है वो क्या समझनी है, कि जैसे ही ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आएगा, वी विल ओपन अप अ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट ओपन टू करेक्ट ऑल द एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। और इसके बारे में किस तरीके से करेक्ट करेंगे उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। तो भाई, whenever the error affects the trial balance, it needs to be corrected with the help of suspense account. A suspense account is a temporary account which is opened when the errors are found and closed when the errors are corrected। जैसा अभी हमने देखा कि भाई जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं कर रहा था, तो हमने बोला कुछ ना कुछ एरर है, तो जितनी भी जो लोअर साइड थी उस पर जितना भी शॉर्टेज था, वहां पे उतनी अमाउंट से मैंने क्या खोल लिया, उतनी अमाउंट से मैंने एक सस्पेंस अकाउंट खोल लिया। और ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। कब एलिमिनेट हो जाएगा, व्हेन द एरर्स आर when the errors are corrected। जो एरर्स हुए हैं जिन्होंने ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट किया है, जब मैं उनको करेक्ट कर लूंगा, ये जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। until and unless the balance on the suspend account is not nullified। nullified का अगेन क्या मतलब है, जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, it means that all errors are not yet found and the trial balance will still not balance। जब तक आपका सस्पेंस अकाउंट जीरो नहीं होता, इसका मतलब ये कि आपने तमाम एरर्स को फिगर आउट अभी तक नहीं किया है और उनको करेक्ट भी नहीं किया है। सो इफ द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, क्या भाई, कि लेट्स सस्पेंस अकाउंट के अंदर बैलेंस आ गया कुछ ना कुछ, ठीक है, तुमने बड़ी कोशिश की, लेकिन तुमने और काफी सारे एरर्स तुमने निकाल के करेक्ट भी किए, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बच रहा है एंड यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और एसओएफ तुम्हें बनानी है। तो अब क्या करेंगे सर, अब तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस खत्म ही नहीं होकर दे रहा, हमने तो बड़ी कोशिश कर ली। तो अब आप अगर सस्पेंस अकाउंट के अंदर एज अ डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो उसको आप करंट एसेट ट्रीट कर लोगे। और अगर तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे बैलेंस बच रहा है, तो उसको आप एज ए करंट लाइबिलिटी कंसीडर कर लोगे। अच्छा सर, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि भाई और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा। अब मैं ऐसा थोड़ी कि सस्पेंस अकाउंट शो ही नहीं करूं, मुझे सस्पेंस अकाउंट शो करके दिखाना है अपने स्टेक होल्डर को कि भाई यहाँ पे इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, जो कि अभी तक कंपनी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है कि कहाँ से आया है या क्यों जनरेट हुआ है। और ज्यादातर मैं आपको बताऊं, कंपनीज के अंदर जो फ्रॉड होते हैं और जितनी भी जो कह लो घपले हो रहे होते हैं, वो सारे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही हो रहे होते हैं। भाई लेट से अगर मुझे घपला करना है, लेट से मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि यार रात में जो है ना आज सारे दोस्तों को ट्रीट दी जाए, और मैंने 50,000 रुपए का खाना खा लिया और कंपनी के उससे पैसे दे दिए। अब ये पैसे एक छोटा सा खर्चा है, स्पेशली अगर बड़ी कंपनी है उसके लिए 50,000 रुपये खर्चा छोटा सा खर्चा है। अब इस 50,000 रुपये किधर डालूंगा, सेल में तो डाल नहीं सकता, मैं किसी फजूल एक्सपेंस में भी नहीं डाल सकता, क्योंकि एक्सपेंस में अगर डालूंगा तो फिर मुझे दिखाना पड़ेगा, उसकी रिसीट देनी पड़ेगी, उसका प्रूफ देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 50,000 को सीधा सीधा उठा के किधर डाल दो, सस्पेंस में डाल दो। साल के आखिर में जब सब बैठेंगे एरर करेक्ट करने, तब देखेंगे क्या करनी है, अभी तो खाना खाओ, हजम करो, अपनी अय्याशी करो। तो जितने भी आप फ्रॉड्स वगैरह देखोगे, वो ज्यादातर कंपनीज के अंदर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही हो रहे होता है। और सस्पेंस अकाउंट का होना, अगर तो एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है और उसके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट है, अगर तो चलो छोटी सी अमाउंट है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो अब जो सीएफओ इस कंपनी का, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसकी जिंदगी पर यह सवाल है कि भाई वो कंपनी के अंदर कर क्या रहा है। अगर तुम खुद सोचो, इफ यू आर द हेड ऑफ फाइनेंशियल्स फॉर द कंपनी और तुम अगर कुछ एरर्स ही नहीं ढूंढ के ठीक कर पा रहे,
तो किस बात की सीएफओ? भाई रिजाइन करके जो है अपने घर बैठो। तो अगर किसी कंपनी के सस्पेंस अकाउंट के अंदर सिग्निफिकेंट बैलेंस हो, अगेन सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट पे आप ये नहीं कह सकते सीएफओ को घर बैठो, नहीं, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट बैलेंस है तो वो कंपनी की जो ओवरऑल जो क्या कहते हैं रिलायबिलिटी है और जो ट्रू एंड फेयर व्यू है उसके ऊपर एक सवालिया निशान जो है वो बना सकता है। सो अगर तो हमें एरर्स एंड क्या कहते हैं, अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हो और हमें स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो भाई अगर डेबिट बैलेंस है तो इट विल बी ट्रीटेड एज करंट एसेट, क्रेडिट बैलेंस है तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज करंट लायबिलिटी until unless all the errors are found and corrected, और errors affecting trial balance can be broken down into two categories। अब वो दो कैटेगरीज क्या है उसको अभी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है सस्पेंस अकाउंट में, इट इज अ टेम्पररी अकाउंट which is opened at the time when there is a difference between trial balance. It will automatically be eliminated as soon as all the errors are identified and corrected। अच्छा जी, अब ये जो दो कैटेगरीज हैं जो सस्पेंस अकाउंट की क्रिएशन में आती हैं या जो कि एरर्स इफेक्टेड ट्रायल बैलेंस में आती हैं, वो दो कैटेगरीज क्या है? एक वो एरर है जो कि डबल एंट्री बना के रेक्टिफाई किया जाएगा, और दूसरा वो एरर है जो कि सिंगल एंट्री के थ्रू ही सस्पेंस अकाउंट के अंदर सही कर लिया जा सकता है। ये अभी जब हम एरर्स करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि कौन से एरर के लिए डबल एंट्री पूरी बनेगी और कौन से एरर के लिए सिंगल एंट्री इन सस्पेंस अकाउंट काफी हो जाएगी। So errors to be corrected by double entries are when the double entry is not complete. Let's say if there is either the debit entry or credit entry is made but not both, तो फिर आपको डबल एंट्री बना के उस एरर को ठीक करना पड़ेगा। इसकी ज्यादा क्लैरिटी अगेन मैं बता देता हूँ, जब हम सवाल करेंगे तब आपको समझ आएगी कि अच्छा जी जनाब इस एरर के लिए डबल एंट्री बननी है, इस एरर के लिए सिंगल एंट्री इन सस्पेंस अकाउंट भी चल जाएगी। The double entries are made with different amounts, that is the amount of debit and credits are different. Both the double entries are made on the same side, that is either both sides are debited और both sides are credited। तो इन सारे केसेस के अंदर जब भी एरर इस तरीके का होगा कि भाई अमाउंट कंप्लीट नहीं है, या सिर्फ डेबिट करके आपने क्रेडिट एंट्री नहीं बनाई, या आपने दोनों एंट्री डेबिट साइड पे बना दी और क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री नहीं बनाई, तो इन केसेस के अंदर आपको डबल एंट्री बना के अपने जो एरर है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। An error is to be corrected by just single entry in suspense account if the error is such that there is no mistake in the ledger, but instead the error is in the trial balance or listing of some figures. Then in order to correct these, only a single entry in the suspense account will be required, because when there is no error in the ledger, then there is no correction, then no correction should be made in the ledger account। यानी कि अगर आपसे मसला ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हुआ है कि आपने ट्रायल बैलेंस की किसी फिगर को इंक्लूड नहीं किया, या आपने लेजर के अंदर सही बैलेंस लिखा था 5,500, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपसे गलती हुई कि आपने उसको 5,500 लिखने की जगह 5,000 रिकॉर्ड कर लिया, तो इन किस्म के एरर्स के अंदर आपको यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिंगल एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट और आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको अब डबल एंट्री नहीं बनानी। भाई देखो, एक तो एरर ये है ना कि आपने डबल एंट्री ही सही नहीं रिकॉर्ड करी हुई, और एक एरर ये है कि आपका लेजर का बैलेंस तक सब सही है, बैलेंस उठा के लाने में आपसे गलती हो गई है। तो अगर बैलेंस उठा के लाने में गलती हो गई है तो यू विल मेक अ सिंगल एंट्री इन सस्पेंस अकाउंट। अदरवाइज अगर आपसे डबल एंट्री बनाते हुए कोई गलती हो गई थी कि आपने जी जनाब डेबिट और क्रेडिट साइड की जगह सिर्फ डेबिट, दोनों चीजों को डेबिट कर दिया, या आपने डेबिट किया और क्रेडिट नहीं किया, इस तरीके का कोई मसला हुआ है, तो फिर तो यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डबल एंट्री टू करेक्ट दी एरर। अच्छा, एरर करेक्ट करने के लिए ना एक बेसिक जो रूल है या एक बेसिक जो फिनोमेना है जो आपको समझना है, वो 4 स्टेप्स है जो कि आपने हमेशा मोर और लेस अप्लाई करने होता है। ठीक है, वो कौन से 4 स्टेप्स हैं? हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे, या ब्रॉडली भी बात करूं ना कि एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट का सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा, तो उसके अंदर 4 चीजें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। क्या भाई, आपके पास एक एरर ट्रांजेक्शन नॉर्मली गिवन होगी कि भाई ये ट्रांजेक्शन, ये एरर हुआ है, अब बताओ इसको किस तरीके से ठीक कर। तो जब तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन आएगी तो तुम्हें सबसे पहली चीज ये देखनी है कि भाई क्या होना चाहिए था। सबसे पहले जो तुम्हारी डबल एंट्री है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि तुम ट्रांजेक्शन पढ़ के ये बता सको या ये समझ सको कि भाई एक्चुअल डबल एंट्री क्या बननी चाहिए थी, जिसको हम कहते हैं व्हाट शुड हैव बीन डन, कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था। सेकंड स्टेप होगा व्हाट हैज बीन डन, कि गलती हुई क्या है, आपने एक्चुअल में डबल एंट्री बनाई क्या। ठीक है, वंस तुमने ये पहला तुमने ट्रांजेक्शन पढ़ी, तुमने बोला कि भाई ये होना चाहिए था, ये डबल एंट्री अपने दिमाग में या पेपर पे रफ वर्किंग में कर ली कि भाई ये वो एंट्री है जो बननी चाहिए थी। फिर तुमने देखा कि अच्छा भाई इन्होंने क्या गलती की है, इन्होंने क्या डबल एंट्री बनाई है, व्हाट हैज बीन डन। जब तुम्हारे पास ये आ गया कि क्या होना चाहिए था, मतलब एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या था और इन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया, तो ऑटोमेटिकली तुम एरर आइडेंटिफाई कर लोगे कि अच्छा भाई इनसे लेट से सेल्स की ट्रांजेक्शन थी कैश के ऊपर, तो कैश 500 से डेबिट और सेल्स 500 से क्रेडिट होना चाहिए, और इन्होंने सिर्फ कैश को डेबिट किया हुआ, सेल्स को क्रेडिट ही नहीं किया हुआ। अब तुम्हें पता चल गया कि अच्छा जी अगर मुझे इस एरर को ठीक करना है
तो आपने सबसे पहले तो एरर आइडेंटिफाई किया कि जनाब ये एरर मसला ये है कि क्रेडिट पे जो $500 कैश सेल्स का रिकॉर्ड होना था वो नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ। तो अब तुमने जैसे ही एरर आइडेंटिफाई कर लिया तो एरर को करेक्ट करने के लिए जो है उससे रेलेवेंट डबल एंट्री बना के एरर को सीधा सीधा ठीक कर लोगे। तो 4 स्टेप्स क्या है? व्हाट शुड हैव बीन डन, होना क्या चाहिए था, व्हाट हैज बीन डन, हुआ क्या है, देन जब तुमने ये दो काम कर लिए तो यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरर कि अच्छा जी मसला ये है। वंस एरर आइडेंटिफाई टू और हो थ्री गया में क्या फर्क यू विल मेक अ करेक्टिंग एंट्री। जी क्या टू कह रहे में हैं आशीष? एरर, टू और क्या थ्री में क्या फर्क? 2 और 3 में क्या फर्क है? व्हाट हैज बीन डन ये कि उन्होंने किया क्या है, ठीक है। और क्योंकि देखो जो किया है उन्होंने वो एरर है या नहीं है ये आपको तब पता चलेगा जब आपको ठीक ट्रीटमेंट पता हो। अब लेट से मैं तुम्हें एक ट्रांजेक्शन देता हूँ और मैं कहता हूँ उन्होंने ये ट्रीटमेंट किया और तुम आगे से ये कह देते हो हाँ जी ठीक तो ट्रीटमेंट किया है, तो तुम एरर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेप जो है आपका वो ये है कि आप देखो कि क्या मसला क्या होना था। सेकंड में देखो अब क्या हुआ है, जो हुआ है वो गलत हुआ है सही हुआ उसको आप तब आपको तब पता चलेगा जब आप उसको स्टेप नंबर 1 से कंपेयर कराओगे। और जैसे ही आप उसको स्टेप नंबर 1 से कंपेयर कराओगे आपको पता चल जाएगा भाई एक्चुअल में एरर क्या हुआ था। सो दैट वुड बी स्टेप 3। सो स्टेप 3 इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ऐसे ही तुम स्टेप 1 और स्टेप 2 करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टेप 3 निकल के आ जाएगा, उसके अंदर कुछ करना नहीं है, वो तुम खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे अच्छा जी ये मसला है। और ये मसला कब आइडेंटिफाई होगा? जब तुम गलत जो होना चाहिए था वो और जो हुआ है वो तुम्हारे सामने होगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा गलत क्या हुआ, एरर हुआ क्या। एंड वंस तुम्हें एरर पता चल जाएगा तो जो चीज लास्ट स्टेप जो तुम्हें करना है एक्चुअल में एरर 3 के अंदर कुछ करना नहीं है, करना आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर ही है। स्टेप 3 के अंदर आपने कुछ करना नहीं है। स्टेप 3 तो आपको खुद बस रियलाइज हो जाएगा एज सून एज यू विल बी डन विद स्टेप 1 एंड स्टेप 2। और स्टेप 3 जैसे ही आप यानी कि स्टेप 3 जो कि कोई एक्चुअल स्टेप नहीं है, आपको जैसे रियलाइज हो गया अच्छा जनाब ये एरर है, आपने स्टेप 4 करना है कि मैं इस एरर को करेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मसला उसको आप ठीक कर लोगे बाय मेकिंग अ करेक्टिंग एंट्री। सही। अजय जी तो यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई सवाल?